बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन कॉज थ्योरम इन डिटेल है, जिसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम प्राइवेट रिस्पॉन्स बताएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़ मार्केट कैन लीड टू इनएफिशिएंट आउटकम्स when the private individuals acting on their own to avoid externalities is called private response to the externality. Bargaining and cost theorem. The root cause of the inefficiencies associated with externalities is the absence of property rights. When property rights are assigned, individuals may respond to externality by bargaining with each other. कि जो externalities हैं, अगर उनको प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाएँ एक्सटर्नैलिटीज़ में, जो बहुत पार्टनर्स होते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, तो अगर दोनों फर्म्स जो हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाएँ तो ये एक्सटर्नैलिटी जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय कॉस्ट थ्योरम या बाय बार्गेनिंग। नेक्स्ट हमारे पास था कॉस्ट थ्योरम, जो है ये डेवलप किया था रोनाल्ड कोस ने इन 1960 में। ये इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट थ्योरम है वो क्या कहता है कि इन इकोनॉमिक्स द कॉस्ट थ्योरम डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एफिशिएंसी परीतो एफिशिएंसी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, कि एक ऐसा एफिशिएंट पॉइंट, परीतो एफिशिएंसी से मुराद एक ऐसा एफिशिएंट पॉइंट है जहाँ पे जो दोनों फर्म हैं वो वो स्टेबल हों, दोनों जो है फर्म जो है वो एग्री हों उस पॉइंट से, और दोनों को जो है वो लॉस ना हो रहा हो, उस पॉइंट को हम जो है वो कहते हैं परीतो एफिशिएंट लेवल। इन द वर्ड्स ऑफ रोनाल्ड कोस, वंस प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली राइट आर एस्टैब्लिश, कि एक दफ़ा जो प्रॉपर्टी राइट जो है वो एक दफ़ा एस्टैब्लिश हो जाए तो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, वो रिक्वायर नहीं होती तो इन एक्सटर्नलिटीज़ को डील करने के लिए, अगर प्रॉपर्टी राइट जो एक दफ़ा एस्टैब्लिश जो है वो कर दिए जाएँ। एप्लीकेशन में बताना है कि कॉस्ट थ्योरम जो है वो कब अप्लाई किया जाता है। कॉस्ट थ्योरम जो है इज़ अप्लाई टू सिचुएशन, उस सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है वियर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, के जहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं एक पार्टी की, अगर उसके ऊपर जो है कॉस्ट, वो कॉस्ट इम्पोज कर रही है तो ऑन डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, तो दूसरी की डैमेज, दूसरी की प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरी पार्टी की जो है ना डैमेज को कॉज इम्पोज करती है। इन दिस केस फंड्स में अदर बी ऑफर्ड टू कंपनसेट वन पार्टी फॉर द अदर एक्टिविटीज़। इसके लिए, इस थ्योरी के लिए जो बेसिक जम्पशन है वो थ्री हैं। प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। देयर मस्ट बी लिटिल टू नो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, कोई भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। एंड पोल्यूशन इम्पैक्ट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, और जो पोल्यूशन है उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, और यहाँ इसके लिए कोई भी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज ऑपरेट्स अ फैक्ट्री दैट टर्म्स इट्स वेट्स इनटू अ रिवर, नो बॉडी ओन लीजा मेक्स हर लिविंग बाय fishing from the river, but activities impose cost on Lisa that are not reflected in the market price. अब यहाँ पे बताया है कि फर्ज कर लेते हैं कि एक फैक्ट्री है जो कि बाट ऑपरेट कर रहा है, और उसके करीब एक रिवर है जहाँ पे बाट जो है अपनी फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो रिवर में जो है ना वो डंप कर रहा है। तो और दूसरी जगह जो लीज़ा है वो फिशिंग करती है, रिवर में से जो है वो फ़िशिंग करती है, और जो बाट की एक्टिविटीज़ हैं वो लीज़ा को कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस, जो कि मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो क्लियर वाटर इज़ एन इनपुट ऑफ टू बाट, जो क्लियर वाटर है वो बाट की इनपुट है, उसकी प्रोडक्शन की इनपुट है, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस की। तो क्लीन वाटर आल्सो स्केर्स रिसोर्स, दूसरी जगह देखा जाए तो वो क्लियर वाटर जो है वो स्केर्स रिसोर्स भी है, विद अल्टरनेटिव यूजेज सच एज फिशिंग बाय लीज़ा। बाट पेज अ ज़ीरो प्राइस, बाट जो है वो ज़ीरो प्राइस पे कर रहा है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यूजेस द वाटर इन एफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटी, और वो उसकी प्राइस भी ज़ीरो पे कर रहा है और उस पानी को जो है वो इनएफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटी में यूज़ भी कर रहा है। बिकॉज नो वन ऑन द रिवर, क्योंकि कोई भी रिवर को ऑन नहीं कर रहा, तो देर इज़ नो मार्केट फॉर इट्स यूज़ एंड एवरी वन कैन यूज़ इट। तो इस यहाँ पे कोई मार्केट फोर्स नहीं है, तो कोई भी जो है ना इसको रिवर, मतलब कि जो रिवर को वो कोई भी यूज़ कर सकता है फ्रीली। इफ़ समवन ऑन द रिवर पीपल वुड हैव टू पे फॉर इट यूज़, अगर कोई इसको ऑन करता है तो उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा। एंड नो एक्सटर्नैलिटी वुड मटेरियलाइज, तो कोई भी एक्सटर्नैलिटी नहीं होगी। तो सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय बार्गेनिंग एंड कॉस्ट थ्योरम, तो इस प्रॉब्लम को जो है वो बार्गेनिंग या कॉस्ट थ्योरम के ज़रिए जो है वो सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, जिसको हम ग्राफिकली आगे रिप्रेजेंट करते हैं।
इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। इन दिस फिगर आउटपुट इज़ मेजर्ड ऑन दी एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने जो आउटपुट है उसको एक्स एक्सिस पे मेजर करना है, और हमारे पास जो प्राइसेस हैं उसको हम वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे। यहाँ पे जो ये मार्जिन बेनिफिट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल बेनिफिट को, और ये मार्जिनल डैमेज को शो कर रहा है ये वाला कर्व, और ये वाला कर्व जो है ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट को शो कर रहा है, और ये वाला कर्व जो है ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट को शो कर रहा है। ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट एक ऐसा एफिशिएंट पॉइंट है जहाँ पर बाट की प्रोडक्शन और लीज़ा की जो है वो दोनों का एफिशिएंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। In this figure, output is measured on the x-axis and prices is measured on the y-axis. MB represent marginal benefit, MD represent marginal damage, MPC represent marginal private cost, and MSC represent marginal social cost. The curve MB shows the MB to bar of each level of output. MPC reflects payment made by part for inputs, marginal damage inflicted on Lisa by the pollution at each level of output is sloping downward. मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ दी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट टू बाट प्लस मार्जिनल डैमेज डन टू लीज़ा। कि जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है वो सम है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट का और मार्जिनल डैमेज का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाट है प्रॉपर्टी राइट की। अगर जो प्रॉपर्टी राइट जो है रिवर का प्रॉपर्टी राइट अगर वो बाट को दे दिया जाए तो क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी राइट जो हमने वो बाट को साइन कर दिए हैं, तो ही विल रिड्यूस आउटपुट बाय 1 यूनिट। तो वो अपनी आउटपुट को रिड्यूस करने के लिए जो है एज लॉन्ग एज ही रिसीव्ड अ पेमेंट, तो वो पेमेंट रिसीव करेगा जो कि उसके नेट इंक्रीमेंटल गेन के जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके इक्वल हो। तो वो उसका जो नेट इंक्रीमेंटल गेन है वो CDG है। ये C, ये C, ये D, ये G, ये हमारा बाट का प्रॉफिट है। Received again CDG from producing that unit MB minus MPC. On the other hand, Lisa would be willing to pay BART not to produce a given unit as long as the payment was less than the marginal damage done to her marginal damage ABFE. और यहाँ पे जो लीज़ा को पे करना पड़ा है कि पे करना पड़ रहा है उसको बाट को कि वो एक्स्ट्रा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट ना करे। तो दस द रिक्वायरमेंट कंपनसेशन बिकम्स एरिया CDG जो है वो लेस दैन है एक्चुअल कंपनसेशन लेस दैन एरिया ABFE। तो it means there is scope for bargaining. Hence, Lisa pays to part to reduce output level equal to OQ static the socially efficient level. तो जो लीज़ा है यहाँ पे लीज़ा क्या करेगी, यहाँ पे लीज़ा जो है बाट को जो है वो इस OQ लेवल पर आने के लिए उसको जो है वो ABEF जो है ABFE यहाँ तक का जो है उसको पे करेगी। लीज़ा है प्रॉपर्टी राइट टू रिवर। अगर प्रॉपर्टी राइट जो है रिवर का वो लीज़ा को दे दिया जाए तो क्या होता है। सपोज प्रॉपर्टी राइट सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी राइट जो है वो रिवर के वो लीज़ा को साइन कर दिए गए हैं। तो बाट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट विदाउट फर्स्ट गेनिंग लीज़ा परमिशन। तो बाट जो है वो अपनी एक यूनिट भी जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता अगर वो लीज़ा की परमिशन नहीं ले लेता, क्योंकि अब लीज़ा जो है वो ऑन कर रही है रिवर को। तो लीज़ा इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट सम पोल्यूशन एज लॉन्ग एज द पेमेंट शी रिसीव फ्रॉम बाट फॉर ईच यूनिट ऑफ हिज आउटपुट एक्सीड्स द मार्जिनल डैमेज। तो यहाँ पे वो मार्जिनल डैमेज से ज़्यादा जो है वो उससे मांगेगी, तो या उसके इक्वल मांगेगी। ABFE काउस्ड बाय दैट आउटपुट टू हर फिशिंग एंटरप्राइज बाट इज़ विलिंग टू पे अमाउंट लेस दैन हिज गेन। तो जो बाट है वो उसका जो गेन है उससे कम उस देना चाहता है, लेकिन लीज़ा जो अपने मार्जिन डैमेज से ज़्यादा लेना चाहती है या उसके इक्वल लेना चाहती है। हेयर द बार्गेनिंग इज़ नॉट पॉसिबल टू बार्गेन। तो यहाँ पे बार्गेनिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इन सच अ केस बाट एंड लीज़ा वुड रीच एन एग्रीमेंट। तो वो इस एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगे वेयर बार्ट प्रोड्यूस एट OQ स्टैटिक लेवल, जहाँ पे बार्ट जो है वो OQ स्टैटिक लेवल पर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और वो सोसाइटी का एफिशिएंट लेवल है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। वेदर द प्रॉपर्टी राइट इज़ गिवन टू बार्ट और गिवन टू लीज़ा, चाहे प्रॉपर्टी राइट जो है वो बार्ट को दे दिया जाए चाहे लीज़ा को दे दिया जाए। आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड एट OQ स्टैटिक। तो आउटपुट जो है वो OQ स्टैटिक पे जो प्रोड्यूस हो रही है एट द सोशली एफिशिएंट लेवल, वो हमारे पास सोशली एफिशिएंट लेवल है जो कि दोनों के लिए एफिशिएंट है।
नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिजम्स पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज कोस थ्योरम रिक्वायर्ड। कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए। जैसे कि अगर एयर पोल्यूशन आ जाती है तो कोई बंदा जो है एयर को पोल्यूट कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो आप उसको हर बंदे को तो नहीं ना आप रोक सकते कि आप स्मोकिंग ना करें तो मैं आपको इतना पे करूँगा, तो आप इस तरह ये तो इसलिए नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। तो नेक्स्ट है टू गेट रीड ऑफ पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटी यू वुड हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, इट्स मॉनिटरी इम्प्लीकेशन, हाउ टू सॉल्व इट एंड देन ड्रॉ अप ऑन एग्रीमेंट, लॉस्ट ऑफ टाइम एंड मनी इन्वॉल्व। कहते हैं कि इसमें बहुत लॉस्ट, आपका टाइम बहुत कम लगता है और आपका मनी जो है ना, मनी इन्वॉल्व है इसमें। तो अगर आप किसी बंदे को मनी नहीं दोगे या पैसे नहीं दोगे तो वो बंदा काम नहीं करेगा। तो ये भी जो है ना नेचुरली पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।